उम्र रुबाब ट्रिपल मर्डर केस कब कहाँ कैसे पेश आया? सिंध कल्चर जो है उसमें सरदार फैसला करवाने के पैसे लेते हैं। मेन वजह ये इन्होंने जो तंजीम बना ली थी अपनी। सरदार कौन होते हैं? हमारा फैसला करने वाले। सरदार साहब जो हैं किसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो सरदार साहब नाराज हो गए। पुलिस इनके दर की लौंडी है, SHOs ये खुद लगवाते हैं। उम्र रुबाब कह रही है कि वो हाई कोर्ट पर जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्या वो इंसाफ ले पाएगी? बुरहान है उसके मोबाइल फोन में कुछ मैसेजेस थे जो डिलीट हुए। जिस असले से उनकी डेथ हो रही है वो असला रिकवर नहीं कराया गया। हमारे मुल्क में 2 कानून है, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए। सिंध में तो आपने किसी गरीब को वहाँ इलेक्शन जीतते नहीं देखा होगा। अगर मैं उस सिस्टम का आपको नाम बता दूं जो मैंने नहीं बताना, वो सिस्टम सब कुछ वहाँ कर रहा है। 2 इन्फ्लुएंसर सेनोरिटा और आयशा नाम की बताया गया कि उनको बुलाकर किया गया है। उनसे दोस्ती थी उनकी और इकट्ठे पार्टी वार्टियां भी करते थे। और उनकी एक ऑडियो भी फिर मैंने सुनी, उसमें वो कह रही हैं कि जी हमने आना है तो वहाँ पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उम्र रुबाब फैमिली मर्डर केस के हवाले से, जिसमें ट्रिपल मर्डर केस है। आपको बताएं कि ये केस जो है 2018 में दर्ज हुआ था और इस केस का फैसला आया है 2026 के अंदर। तकरीबन 8 साल तक ये केस चलता रहा और जो केस का फैसला आया है वो एक्यूज पार्टी के हक में आया है, जिसकी वजह से ये फैसला कंट्रोवर्शियल बन गया सोशल मीडिया के ऊपर। तो नाजरीन, इसी केस के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजीजुल्लाह खान साहब। उनसे इस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, उम्र रुबाब फैमिली मर्डर केस, सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करें कि ये वाकया कब, कहाँ, कैसे पेश आया। अच्छा, ये जो केस है ना उम्र रुबाब केस, ये 2018 में होता है। ठीक। और 3 जो उम्र रुबाब के एक दादा, उसका वालिद और उसके चचा को मर्डर कर दिया जाता है। जी। बड़ा मशहूर केस है, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुआ। और ख़ास तौर पे जो उम्र रुबाब की इनत की Struggle। उसकी स्ट्रगल जो थी बिल्कुल। उस पे लोगों ने फिर उसका साथ दिया। आपने देखा होगा कहीं वो नंगे पाँव जा रही है, बिल्कुल। कोर्ट्स में जा रही है। 8 साल तक मुसलसल, देखें 2018 और 2026, 8 साल तक मुसलसल उसने स्ट्रगल की। और उनके घर में शायद मर्द कम ही रहे, क्योंकि मेन जो थे उनके दादा, चचा और वालिद, उनकी डेथ हो गई। अब करने वाले ये सरदार थे जी, सही। और करवाने वाले वो भी सरदार थे। तो इस वाक़ये को लेके फिर ये केस ट्रायल शुरू हुआ। 8 साल तक ट्रायल चलता रहा। डिफरेंट इसमें स्टोरीज आती रहीं। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। उस कहानी को बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन मुख्तसर इसका ये है कि जंग ये थी कि सरदारों के सामने किसी ने सर उठा दिया। बिल्कुल। अब सरदार कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो भी सिंध के सरदार के जी हमारे सामने कोई खड़ा हो जाए। अच्छा, ये पहले उसी ग्रुप के थे, ये इनके जो दादा थे, इनके चचा थे, ये उसी ग्रुप के थे। ठीक है। यानी सरदार खान चांडी हो या बुरहान चांडी हो, जो भी हैं, ये इनके ग्रुप के थे। ठीक। बाद में ये अलहदा होते हैं और उन्होंने एक तंजीम बना दी। उन्होंने कहा जी हमने सरदारों को पैसे नहीं देने, क्योंकि आपके इल्म में नहीं है कि सिंध कल्चर जो है उसमें सरदार फैसला करवाने के पैसे लेते हैं। ओके। मसलन कोई भी कत्ल हो गया, अब उस कत्ल में डिसीजन होना है, 2 पार्टियों की सुलह करानी है। ठीक है। तो सरदार जो हैं उनकी सुलह कराएंगे, जिसका कसूर होगा उसको फाइन करेंगे, और उसके बाद उस फाइन में से उनका भी हिस्सा होता है। कट होता है। वो कट होता है। वो सबको पता होता है कि सरदार ने क्योंकि अपना कीमती वक्त दिया, और उस कीमती वक्त की कीमत होती है। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, क्या सिर्फ यही इनका क्लैश था या फिर इन दोनों पार्टीज का कोई और भी क्लैश हो सकता है इसके अलावा? देखें, ये जो मुल्ज़िम पार्टी है जो अब बरी हो गई है, ये कहते हैं मुबैना तौर पर कि जी हमारा उनसे कोई क्लैश नहीं था, बल्कि कोई पुरानी दुश्मनियां थी उनकी अपने ही ख़ानदान में। अब हैं ये चांडियो सारे, यहाँ चांडिया कहलाते हैं। अगर जनूबी पंजाब में बैठे हुए हैं कुछ बलोच हैं बेसिकली, लेकिन वहाँ चांडियो कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जी इनकी आपस की दुश्मनियां थी जिसकी वजह से उनको मारा गया। इनके दादा ने, यानी उम्र रुबाब के दादा ने कोई कत्ल किया हुआ था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि इन्होंने जब तंजीम बना ली थी अपनी, तुमंदार उसका नाम इन्होंने रख दिया जी। तुमंदार होते हैं कि जी जो जिसके सर पे पग रखी जाए।
तो उन्होंने कहा जी ये हम तुमनदार तंजीम बना रहे हैं, आज के बाद सरदारों के पास फैसला कोई नहीं लेके जाएगा, ये फैसला हम करेंगे। यानी एक लिहाज से उन्होंने जमहूरियत लाने की कोशिश की कि हमारे फैसले हम करें, सरदार कौन होते हैं हमसे पैसे लेने वाले या हमसे हमारा फैसला करने वाले। तो मेन वजह ये थी जो मोटिव बताया गया। सही। अच्छा सर, जो अब फाइनल वर्डिक्ट आया जज साहब की जानिब से, उसको ज़रा पॉइंटर्स के अंदर एक्सप्लेन करिएगा कि क्या क्या लूप होल्स है इस पूरे केस में। अच्छा, इसमें ये 223 सफ़ात का ये एक फ़ैसला है जो कि 30 मार्च को ये फ़ैसला जज साहब ने दिया जी। अब इसमें बड़ी नुकात हैं। हमारे एक दोस्त हैं एसएसपी रिटायर्ड हैं, नियाज़ अहमद खोसो, सही, उन्होंने भी इस पे लिखा, उन्होंने फेसबुक पे लिखा, बहुत अच्छा इस पे क्राइम स्टोरीज भी करते हैं और सिंध के बारे में उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। अब सिंध को मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग है बतौर एसएचओ बतौर डीएसपी सिंध पंजाब बॉर्डर पे रही थी। अच्छा। अब सिंध कोट सब्जल में रहा, सादकाबाद रहा। अब आप ये देखें कि वो सिंध पंजाब बॉर्डर पे है और हमारे जितने भी मुलजमान होते थे उनका ताल्लुक सिंध से होता था। यानी ये सिंधी जो बिरादरी है, डाकू हैं, बाकी लोग यहाँ के क्राइम करते थे और हमें रेड करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से मेरा ताल्लुक है बड़ा, मेरा लुंड बिरादरी है उनसे ताल्लुक है, मेरा चांडियों से ताल्लुक है, कोशों से ताल्लुक है, शर हैं, तड़त हैं, ये बेतहाशा कौमें हैं जिनसे मेरा राब्ता है, उनके सरदारों से भी ताल्लुक है जी। अच्छा, अब मैं सिंध कल्चर को क्योंकि जानता हूँ इसलिए मुझे वहाँ के सरदारों का पता है कि जी उनकी तबीयत पे छोटी छोटी बातें नागवार गुजरती हैं। अच्छा। अब सरदार साहब जो हैं उन्हें किसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो सरदार साहब नाराज़ हो गए जी, या उनके सामने कोई बोल पड़ा, सरदार साहब नाराज़ हो गया। किसी ने झुक के सलाम नहीं किया, सरदार साहब नाराज़ हो गया। अब इसी तरह आप देखें कि बाकी सारे नीचे बैठते हैं, सरदार कुर्सी पे बैठते हैं। वडेरा कल्चर है और ये कल्चर मुसलसल आ रहा है, सदियों से आ रहा है। बेसिकली ये सारे गुलाम तो थे ना अंग्रेज़ों के, बिल्कुल। और फिर ये सरदारियाँ इन्हें मिल गई और सरदारियाँ मिलने के बाद ये फिर आ गए जी, उनके सर पे सवार हो गया जो नीचे वाला तबका है, गरीब तबका है। और अगर इनकी बात ना मानी जाए तो फिर ये उन पे मुकदमात कराता है, पुलिस इनके दर की लौंडी है, एसएचओज़ ये खुद लगवाते हैं। तो इनका ओवरऑल ग्रिप है। अब हम आते हैं जी उस फैसले की तरफ। ठीक है। अब फैसला जो जज साहब ने लिखा, जैसे मैंने अर्ज किया 223 सफ़ात का फैसला है, तो उसमें जज साहब ने जो सफ़ा नंबर इसका 26 और 27 है, उसमें पहले इन्होंने डिस्कस किया कि मोटिव क्या था। अब जज साहब ने ये कहा कि जी मोटिव सिर्फ ये कह देना कि जी वो तुमनदार उन्होंने तंजीम बना दी और इस वजह से तीनों को कत्ल कर दिया गया, ये तो बनता ही नहीं है। ठीक। लेकिन मैं जज साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आप ये देखें कि जी आपने अक्सर सुना होगा किसी ने किसी को घूर के देखा तो उसने बंदा मार दिया, ऐसा ही है। किसी ने किसी को गाली दे दी, उन्होंने बंदा मार दिया। बिल्कुल। तो अब ये तो सरदार थे ना, जो उनके सामने, जो उन्हीं के लोग थे, जो उन्हीं के उनके सामने नीचे बैठते थे, अब उनके सामने कैसे खड़े हो गए। तो ये उसका मेन था जज साहब ने, जिस पे कहा कि जी क्योंकि अगर मोटिव नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर रहा हूँ मैंने, बेतहाशा तफ्तीशें की हैं, तो अगर मोटिव ना हो, वजह अनाद ना हो, तो फिर जो अदालतें हैं वो कहती हैं कि जनाब ये तो कत्ल क्यों कर दिया, वजह क्या थी। एफआईआर में एंड में अक्सर लिखा होता है, कत्ल की हमेशा होता है कि वजह अनाद ये है कि जी फलां ने फलां किया था, एंड में वो वजह अनाज ज़रूर होती है। तो जज साहब ने मोटिव को इसमें निगलेक्ट किया और उन्होंने कहा नहीं जी ये मोटिव नहीं बनता, जिसकी वजह से उन्होंने 8 को बरी कर दिया। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि जो उम्मे रुबाब की जानिब से ये आया है आफ्टर द फाइनल वर्डिक्ट, वो कह रही है कि वो हाई कोर्ट पर जाएगी और उसको चैलेंज करेगी केस को, तो क्या होगा? क्या वो इंसाफ ले पाएगी? क्योंकि हमने देखा 8 साल तक ये केस जो है वो ड्रैग होता रहा है, लेकिन 8 साल के बाद भी सबको बरी कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब आपका सवाल जो है हाई कोर्ट वाला, वो इस तरह है कि इसमें जो लूप होल्स हैं, अभी हमने पहला जिक्र किया लूप होल का कि जी मोटिव का, फिर इसी तरह उन्होंने कहा जी एग्जिट वोंड जो है, जो मुलजिम थे 8 मुलजमान में से कुछ मौके पे थे, बाकी जो है सरदार या बुरहान पे 109 का जुर्म लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो दफात हैं वो 302 है,
504 है, 109 है, 114, 148, 149। ठीक 148 से 149 होता है कि आपने किसी पे बलवा इकट्ठे होके आपने हमला किया। 302 वो जो उनका बंदा मर गया, 3 बंदे मर गए, वो 302 ही लगा। और उसके बाद जो 109 है वो सरदार खान और बुरहान जो थे उन पे थे कि इन्होंने करवाया। अब होता कुछ यूं ही है ना, सरदार खुद तो नहीं जाते मारने के जाहिर लिए, सी बात है। तो इन्होंने जाके कोई करवाया, इन पे 109 लगा हुआ था। अब उन्होंने कहा जी कि एग्जिट वोन जो लोग थे वहाँ मौजूद थे, मसलन 6 थे 7 थे जो मौके पे दिखाए गए FIR में, उन्होंने कहा जी जो फायर लगा मुतवफ़ी को, जो मरने वाला था, उसके जिस्म से पार क्यों नहीं हुआ, गोली अंदर क्यों रह गई। अब जज साहब इसको डिस्कस कर रहे हैं कि गोली अंदर क्यों रह गई। अब उसमें तो बहुत सी बातें हैं कि गोली अंदर किसी हड्डी से भी लग के रुक सकती है। इसी तरह मुझे आइडिया है कि क्लाशनकोफ या कुछ हथियार ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा यूज़ किया जाए, मसलन क्लाशनकोफ आप मुसलसल ब्रस्ट मार रहे हैं, ठीक तो उसके बाद एक लम्हा ऐसा भी आता है कि उसकी नाल गर्म हो जाती है, उसकी गोली में वो जोर नहीं रहता, अच्छा क्योंकि नाल गर्म हो जाती है, गोली करीब गिरना शुरू हो जाती है। और अगर वो हिट भी करती है, जो रेंज होती है उसकी, तो वो प्रॉपरली उसे एग्जिट वुंड नहीं उससे हो सकता। ठीक है। लेकिन जज साहब ने ये भी कह दिया कि एग्जिट वुंड नहीं, उसमें उन्हें डॉक्टर से पूछना चाहिए था, उन्हें जो एग्जामिनर है उससे उसको बुलाना चाहिए था जो उसको जानता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया जी। अच्छा जी फैसला कर दिया। और बहुत से पॉइंट हैं, और जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट के जज तो इतने जल्दी उसमें नहीं आते ना करेंगे। जी। हाँ वो जहाँ निचली अदालतें हैं माजरत के साथ मुबैना तौर पर वो तो आ जाती हैं ना किसी न किसी प्रेशर में, छोटी अदालतें। लेकिन हाई कोर्ट या जिसे अदालत आलिया कहा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट अदालत उस्मा जो है, उनके जज साहबान को मुश्किल हो जाता है थोड़ा अच्छा, सा। आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो एविडेंसेस है उसको टेम्पर किया गया है इस पूरे केस में? देखिए तफ्तीश इसमें बहुत सी गलतियां हैं इस तफ्तीश में जो नहीं की गई, और उसकी तरफ जज साहब ने भी निशानदेही नहीं की। मसलन इनकी जो CDRs थी, कॉल डिटेल रिपोर्ट जो होती हैं इनकी, वो उनका नहीं निकलवाया गया, इनकी लोकेशंस नहीं ली गई प्रॉपर। फिर इनकी आपस की जो मुल्जमान की गुफ्तगू है उसको नहीं निकाला गया। फिर इसी तरह जो सरदार है उसके मोबाइल फ़ोन में, या बुरहान है उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ मैसेजेस थे जो डिलीट हुए, ओके उन्हें रिकवर कराना चाहिए था, उन्हें फोरेंसिक भेजना चाहिए था। उसमें किसी के मोबाइल को रिकवर नहीं किया गया, कब्जे में नहीं लिया गया। अच्छा, फिर जो जिस असले से उनकी डेथ हो रही है वो असला रिकवर नहीं कराया गया। तो पुलिस ने तो उन्हें पूरी मदद की, और एक एजाज साहब थे DSP, उन्होंने तो बुरहान को बेगुनाह करार दे दिया था शुरू में ही, और सरदार को, और उन्हें कहा जी ये बेगुनाह है, इन्हें छोड़ दिया। उन्होंने जमानतें वापस ले ली। इनिशियली जब सेशन कोर्ट में ये थी तो उन्होंने बेलें वापस ले ली थी। ठीक फिर ये उम्र रुबाब जाती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसमें डायरेक्शन देती है कि आपने क्या किया है, ये तो इनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, आप इन्हें चालान करें इस मुकदमे में, शामिल तफ्तीश करें। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गया उसको लेके। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आर्डर्स को वही कर रखा, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हाई कोर्ट के जो आर्डर्स हैं वो ठीक हैं, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और जब शामिल तफ्तीश किया तो फिर मजबूरन पुलिस वालों ने इनको चालान किया। यानी आप ये देखें कि इनको चालान नहीं किया जा रहा था, और उनके वही जो लोग हैं वो माने जा रहे हैं जी हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा है, जो पकड़े गए। और आप शुरू में जैसे बात हुई कि इसमें से कुछ कस्टडी में थे, कुछ बेल पे थे। अब इसमें 4 मुल्जमान जमानत पे थे जब फैसला हुआ, और 4 मुल्जमान जो हैं वो कस्टडी में थे जी। सही और वही मान रहे हैं कि हमने मारा है, लेकिन इसके बावजूद अदालत में उन्होंने नहीं कहा, तो वो सारे बरी हो गए जी। सही कि जो विक्टिम था, एक उनमें से जो विक्टिम था उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उस वक्त उसका बयान रिकॉर्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस पूरे केस के अंदर। आप क्या समझते हैं कि वो बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं किया क्या, या फिर ऐसा हो सकता है कि बयान रिकॉर्ड किया गया हो और उसको एविडेंस को मिटा दिया गया हो? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि अब मैंने फाइल नहीं देखी, लेकिन बयान नज़ा कहते हैं इसको कि मरने वाले का बयान ये हमेशा और बड़ा अथेंटिक होता है। जैसे 164 का बयान होता है, 164 ज़ाब्ता फौजदारी 164 का बयान जो होता है वो किसी भी अदालत में दिया जाता है, और पुलिस वाले वहाँ नहीं होते, अदालत उससे बार बार पूछती है, चाहे वो खातून हो चाहे वो बंदा हो, कि जी आपसे हम बयान ले रहे हैं, ये बयान आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आप दुरुस्त बयान दें। तो जो बयान दिया जाता है वो अदालत में जब ट्रायल होता है तो उसमें वो लगा दिया जाता है और उसे माना जाता है, वो एक एविडेंस है। अब इसी तरह बयान नज़ा जो है मरने वाले का, उसके भी कुछ बातें हैं कि जी वो डॉक्टर के सामने होगा,
क्योंकि डॉक्टर भी उस वक्त मजिस्ट्रेट का उसे वो दे दिया जाता है कि अगर डॉक्टर के सामने कोई ऐसा बयान दिया जाता है 2 गवाह की मौजूदगी में तो वो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और उसमें भी मरते वक्त, क्योंकि ये कहा जाता है कि मरते वक्त बंदा सच बोलता है, तो उसकी वही लॉजिक है कि जो मर रहा है वो सच बोल रहा है, तो उसके बयान को क्यों नहीं साथ लगाया गया जी। फिर इसी तरह इसमें एक अब्दुल गुलाम कादिर जो है, जो मौके पे मर गया था, बिल्कुल, और उसका मोबाइल फ़ोन भी गायब कर दिया गया। वो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है कि जी उस मोबाइल में बहुत कुछ देखा जा सकता था कि क्या उस बंदे का सरदारों से राब्ता तो नहीं था, क्या उस वक्त सरदार उसे डायरेक्शन तो नहीं दे रहे थे। बाज़-औक़ात ये भी होता है कि सरदार अपनी दिल की तसल्ली के लिए कि किसी को जूते मरवा के फ़ोन पे सुनाया जाता है, ये बड़ा आम होता है कि तसल्ली होती है ना इनर की। तो इसी तरह क्या उसने सरदार ने कॉल की और इन्होंने फायरिंग करते हुए वीडियो बना के उन्हें दिखाई, ये सारी चीज़ें उस वक्त होती अगर उसके मोबाइल रिकवर होते। सरदारों के जो हैं, सरदार खान चांडियो, बुरहान चांडियो, इनके मोबाइल फ़ोन रिकवर किए जाते, उनका फॉरेंसिक कराया जाता, इसी तरह बाकी मुल्ज़मान के मोबाइल रिकवर किए जाते। सारे पेश हुए थे, पुलिस ने तो नहीं पकड़ा किसी को। कुछ ने बेलें करा ली पहले, कुछ को पेश कर दिया गया होगा कि हाँ जी हमने मारा। लेकिन आप देखें कि जो सरदार की हम बात कर रहे हैं, सरदार अहमद और बुरहान, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और काफ़ी बड़े नाम हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल। हमने आज से माजी में भी यही देखा है कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कत्ल का मुकदमा हो या कोई भी मुकदमा हो, बहुत इज्जत के साथ उस मुकदमे से बरी हो जाते हैं। तो अब दोबारा से ये मैसेज देना और हमारी अदालतों से फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी कि हमारे मुल्क में 2 कानून हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए। ये भी पीपल्स पार्टी इस वक्त देखें, पीपल्स पार्टी आप हुकूमत उठा लें तो सिवाय मार्शल लॉ का दौर कुछ जो था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ। इतने साल हो गए हैं और उनकी हुकूमत चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि सरदारी निज़ाम है, सरदार उनके हैं और सारे वही लोग इकट्ठे होते हैं बिरादरी वाइज। बड़े बड़े नाम होंगे, आपने किसी गरीब को वहाँ इलेक्शन जीतते नहीं देखा होगा। हाँ, उसकी जुर्रत ही नहीं है वो बेचारा खड़ा हो। उसने तो हाथ जोड़ने हैं, उसने तो यूँ हाथ जोड़ के सरदार साहब के सामने खड़े होना है। तो मेरे ख्याल में उस गरीब का तो हक ही नहीं है। और आप देखें, फैसले उठा लें, जितने जो कुछ भी हो रहा है वो इसी तरह ही हो रहा है ना। अमीरों के फैसले किधर, कौन छेड़ता है अमीरों को जी? जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास दौलत है, अख्तियारात हैं, वो किधर काबू आते सो अगर हैं? हम सिंध पुलिस के निज़ाम की बात करें तो उसके बारे में बताइएगा हमें कि क्या वहाँ पर इस तरह से एसएचओ, डीएसपीज़ को खरीद लेना और बड़े-बड़े जो लोग हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, क्या वहाँ पर ये सिस्टम अब तक चलता चला आ रहा है और वहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा? मेरे ख्याल में पंजाब बहुत बेहतर है सिंध से। सिंध में तो पिछले दिनों मैं एक देख रहा था, एक साबका पुलिस ऑफिसर थे और वो कह रहे थे वहाँ थाने बिकते हैं। मैं इसकी तायद करता हूँ, थाने बिकते हैं वहाँ। करोड़ों रुपए में थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं, सर्कल बिकते हैं। वहाँ तो पूरा एक सिस्टम है। अगर मैं उस सिस्टम का आपको नाम बता दूं जो मैंने नहीं बताना, वो सिस्टम सब कुछ वहाँ कर रहा है। उसको सिस्टम का नाम दिया जाता है कि तो आप सिस्टम बता दें हमारे हमें क्या साथ सिस्टम है। है और नहीं नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। मैंने रहना है जी यहाँ। अभी उस मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन सब लोगों को पता है कि सिस्टम को हेड कौन कर रहा है सिंध में। और हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफ़र उनकी मर्जी के बगैर नहीं होती। आप खुद समझ लें वो सिस्टम कौन हो सकता है जो वहाँ बैठे हुए हैं, वही लोग जिनके पास हुकूमत है। तो सबकी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, अभी इसी केस में आप देखें कि वहाँ का डीपीओ ट्रांसफ़र हुआ इनके चांडियों के कहने पे। डीपीओ ने रेजिस्ट किया, उसको तबादला, पहले ये गए, इन्होंने शिकायत की, आईजी ने ट्रांसफ़र नहीं किया, फिर इन्होंने किस और लेवल पे शिकायत की, ट्रांसफ़र नहीं हुआ जो मुझे इतला मिली। फिर ये बिग बॉस के पास पहुँच गया, तो बिग बॉस के इशारे पे फिर तबादला हो गया। और फिर जब बिग बॉस के कहने पे तबादला होता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि किसको लगाएं, तो बहुत से वो लाइन में खड़े होते हैं ना हमारे पुलिस ऑफिसर, जो ताबेदारी उन्होंने करनी है और जाना है, फिर हाथ जोड़ना है। तो जब ताबेदारी से आप किसी के कहने पे आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स होगी या आप पैसे दे के आप लगे हैं, तो फिर आपने तो उन्हीं का काम करना है ना जिनकी वजह से आपकी पोस्टिंग हुई है। तो पंजाब में तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर क्या-क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और किस तरह से इसको क्लियर किया जा सकता है? देखें, बात तो वही है ना, जब तक आप गरीब को उसका हक नहीं देंगे, गरीब को बोलने का हक नहीं देंगे, लोगों को बोलने नहीं देंगे,
तो ओवरऑल तो बहुत सी बातें हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बोलने दिया जा रहा, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है कि आप किसी की मर्जी के खिलाफ आप थोड़ी सी बात करते हैं आपको उठा लिया जाएगा, ऐसा ही है। और बोलते रहें, खुशामद में बोलते रहें तो आप चलते रहें, तो ये हमें ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो पूरा लेकिन सिस्टम सर कुछ तो चेंज रिफॉर्म्स होगा। करने की जरूरत है ना, नहीं, वो की तो तो उन्होंने जा करना सकती है है। ना। देखें किसने करना है रिफॉर्म्स, अदालतों ने तो नहीं करना, अदालतों ने तो नहीं करना, लेकिन देखें ना असेंबलियां इस केस में हम देख रहे जो हैं कि लोग अदालत का फैसला भी अगेंस्ट आया, तो उसमें देखें, फिर जो क्या। लोग MNAs हैं, MPAs हैं, जिनको हम वोट दे के भेजते हैं, अब पार्लियामेंट में वो बैठ के उन्होंने क्या काम कर, सारा दिन उन्होंने अयाशी करनी है, कानून साजी तो उन्होंने करनी नहीं है। सिस्टम किसने चेंज करना है, उन्होंने करना है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और उनकी तो मर्जी है ये चेंज ना हो, उन्हें तो यही सूट करता है ना कि एक SP उनको सलूट मारे, एक SHO उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हो, एक DSP उनके लिए दरवाज़ा खोले, उन्हें तो यही सूट करता है। उन्हें ये सूट कहाँ करेगा कि कानून के मुताबिक फैसले हों, इंसाफ हो। जब इंसाफ होना शुरू हो जाएगा तो वो फंसेंगे ना। आज जो किसी की बेटी उठा लेते हैं, किसी को कत्ल करा देते हैं, निकल जाते हैं आराम से। अब देखें ना, पंजाब में, मैं पंजाब की हमेशा इसलिए तारीफ करता हूँ, CCD के बारे में हम कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, कहते तो हैं लेकिन लोग। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चट्टा साहब। अब उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने कहा जी मारने वाला तो ठीक है, उसका मुकाबला होगा, लेकिन जिसने मर्डर करवाया हाँ। वो बड़े लोग हैं जिन्होंने कराया, और वो उनको अब मारा गया है। तो सही कह अब रहे हैं। ये मैसेज जाता है, जब मैसेज जाता है तो फिर क्राइम नीचे आता है। सही कह रहे हैं। लेकिन ये देर पा नहीं होता। बात ये है कि ये देर पा नहीं है, जिसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। ये देर पा इसलिए नहीं है कि कुछ अरसे के बाद फिर इसने सर उठाना है। वो जिनके मर गए उनके बच्चे, फिर उन्होंने यही क्राइम करना है, उन्होंने बदले लेने हैं, उन्हें बहुत कुछ करना है, और बेपनाह मिसालें इसकी मौजूद हैं जिसमें ये सब कुछ होता आया। हमें चाहिए कि हम अपनी अदालतों को आज़ाद करें, अपनी अदालतों को स्ट्रांग करें, अपनी पुलिस को स्ट्रांग करें, बहुत जरूरी है। उस पे जो हमने पॉलिटिकल प्रेशर दिया हुआ है उसको ख़त्म करें। पोस्टिंग ट्रांसफर जो हैं वो किसी के कहने पर ना हो, वो मेरिट पे हो, मेरिट पर हो। करप्ट बंदों को ना लगाएं, जो काम करने वाला है, जो क्राइम फाइटर है, उसको लगाया जाए। अब क्या होता है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो काम करते हैं, जिन्हें करना चाहिए, वो एक साइड पे बैठे हुए हैं, खुडे लाइन बैठे हुए हैं, और जो खुशामदी हैं वो सामने हैं। वो हर दौर में आप देखें कि वो खुशामद उनकी चल रही होती है जी। सही कह रहे तो हैं। इस सिस्टम ठीक करने के लिए हम सबको, या तो हम फिर इनकलाब लेके आए ना जी, कोई खूनी इनकलाब है, ईरान की तरह, बांग्लादेश की तरह, है। बाकी मुल्कों की तरह, स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और जाके इनका गिरबान पकड़ें। तो जब हम गिरबान नहीं पकड़ सकते तो वो तो हमने करना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सर, कमिंग बैक टू मेहरुबाब फैमिली मर्डर केस, मुझे ये बताएगा कि अभी तक जितने भी एविडेंसेस कंप्लेनेंट की जानिब से दिए गए अदालत के अंदर, क्या उसमें से कोई भी एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था कि कोई एक भी जो एक्यूज था उसको सजा होती? देखिए, जज की मर्जी होती है, लेकिन फिर भी अगर एविडेंस इतना क्लियर कट हो तो छोटी सी फिर। आपको मिसाल दे देता हूँ। एक कत्ल की मैंने तफ्तीश की रहीम यार खान में, उसमें मैंने 3 मुल्ज़मान बेगुनाह किए, और बेगुनाह थे। एक 80 साल का बाबा था, 2 और लोग थे जी, एक मारने वाला था, वो भी लड़ाई में अचानक फायर हो गया। मैंने उनको बेगुनाह करके केस भिजवा दिया कोर्ट में। ओके। अब अदालत ने उनको सजा दे दी सबको, अच्छा। क्योंकि अदालत बाउंड नहीं है किसी भी पुलिस की तफ्तीश की। अदालत बाउंड नहीं है जी। ठीक है। पुलिस का काम है जस्ट तफ्तीश। क्या होती है? जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि आपने एविडेंस इकट्ठी की, आपने अदालत में पुट कर दी। अब अदालत जो है उसको देखती है और उसी से अंदाज़ा लगाती है। जब मैंने एक क्वेश्चन किया जज साहब से कि सर मैंने तो ये बेगुनाह थे बंदे, आपने सजा दे दी, तो उन्होंने कहा जी हमने तो 161 के बयानात को देखा है। अब 161 के बयानात लॉ नोइंग लोग समझ सकते हैं, या जिनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि हर मुकदमे में एक मुद्दई होता है जो FIR लाज कराता है, और उसके बाद 161 के बयानात गवाहान के होते हैं। जो गवाहान होते हैं उनके बयान को 161 का बयान कहा जाता है। ओके। अब उसी को देख के जज साहब ने फैसला कर दिया। यहाँ जज साहब ने 161 के बयानात को बिल्कुल परवाह नहीं की उसकी, और उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो उनके रिश्तेदार हैं। अब गवाह रिश्तेदार ही होने थे ना, अब सरदार के सामने किसने खड़ा होना था?
उन्होंने कहा जी 103 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई नहीं की गई। अब 103 सीआरपीसी जो है वो ये है कि तफ्तीश में मौके के जो गवाह हैं या करीबी जो लोग हैं, हमसाए हैं, उनको आप उनकी गवाही लिखें। अब वहाँ 3-4 लोग उन्होंने, जो मैंने पढ़ा फैसले में, कि एक जी दुकानदार था वहाँ, हाँ। एक कोई पता नहीं वीडियो वाला था, एक होटल वाला था। अब वो लोग कहाँ बयान देते हैं सरदार के खिलाफ? मरना है उन्होंने। वो बेचारे छोटी कौमों के कमी कमीन होंगे, कोई आम सी जात के होंगे, तो कैसे बयान दे सकते हैं? तो जज साहब को ये सब कुछ देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, वही है ना कि जी आप जिस तरफ आपका शुरू से ही झुकाव इन्फ्लुएंस था, ज़्यादा था एक तरफ ना। झुकाव था आपका। और कहा जाता है, ये जो मैंने खुसरो साहब की तहरीर है उसमें मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी जज साहब का झुकाव शुरू से ही इधर था। तो और फिर इतनी उस देर पे ताख़ीर क्यों 8 साल की? ताखीर, फिर वो जज तबादले होते रहे, वो एक जज तो नहीं होंगे ना, ये ट्रांसफ़र होते रहे होंगे, 2 साल बाद जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कोशिश उनकी यही होगी कि कोई अपनी मर्ज़ी का कोई आ जाए तो हो जाए, तो वो फिर इसी तरह डिले होती है। वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें ताख़ीर जो है वो उमर रबाब की तरफ से होती रही है। अच्छा। कुछ टेक्स्ट थे, कुछ गवाही पेश किए जाते थे, और हमारा जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, वो भी तो बिल्कुल गलत है कि गवाह आए हैं तो आज जज साहब नहीं हैं, जज साहब हैं तो गवाह नहीं हाँ, हैं, डिले होता रहता और है। फिर जनाब आज वकील नहीं हैं, या फिर ये डीलिंग टेक्स्ट जो हैं हुँ। वो करते रहते हैं, ख़ास तौर पे जो हीनियस केसेस हैं, मर्डर है या दूसरे केसेस हैं, कि किसी तरह हम बच जाएं उस सज़ा से। क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर जल्दी सज़ा होगी तो इम्प्लीमेंट भी तो होगी ना। हुँ, अगर एक बंदे को सज़ाए मौत हो जाती है, बिल्कुल। 2 साल बाद एक केस का फैसला सेशन जज कर देता है, अगले 6 महीने में हाई कोर्ट कर देता है, 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट कर देता है, 3 साल में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा, आप उसे फांसी देंगे, क्योंकि सदर ने भी उसकी सज़ा इंटैक्ट रखी, तो फांसी तो देनी पड़ेगी। जब फांसी देनी पड़ेगी तो फिर तो यही होता है जी, बढ़ाओ, जितना दूर चले, जितनी देर हो चले, जिंदा तो बैठे हुए हैं ना। तो ये टैक्स हैं जो खेले जाते हैं। होना तो यही चाहिए कि फौरी फैसले हों, और फिर हमें किसी पुलिस मुकाबले की ज़रूरत नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँ, जो कंप्लेनेंट की जानिब से आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स की गई थी इस केस में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले? देखें, कंप्लेनेंट बेचारा क्या करे, मुझे बताएं, कि उन्होंने कहा जी डिले है एफआईआर में। हुँ, अब डिले, कंप्लेनेंट बेचारे को तो होश नहीं होता, जिसका आप देखें बाप मर गया, चचा मर गया, दादा मर गया, अब वो कंप्लेनेंट कहाँ जाएगा, मुझे बताएं? उस वक्त होश होता है बंदे को? नहीं। मैंने बेतहाशा केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें हमें डिले करनी पड़ जाती है। अच्छा। मुद्दई हमने उसके किसी अजीज को बनाना होता है, हाँ। और अगर कत्ल हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 1 हो गया, वहाँ उसका अजीज रिश्तेदार नहीं है, हुँ, तो हमने या तो पुलिस मुद्दई बनेगी, या किसी और को बना देंगे तो अगले दिन वो जाके मुकर जाएगा, तो उसका मुकदमा तो गया। तो यही किया जाता है जी कि आप जो मुद्दई है उसको बनाएं, उनके किसी करीबी रिश्तेदार को बनाएं। हुँ। उसका बाप खुदा ना खास्ता मरा है तो बेटा, बेटा है तो बाप, न तो उसके भाई, सही है। तो इसी तरह ये बनाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में अब अदालतों को भी इस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि जनाब डिले हो गई, पोस्टमार्टम में डिले हो गई, या मैंने बड़े केसेस देखे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इसी तरह, कि अदालतें इस पे बरी कर देती हैं, बेलें ले लेती हैं हुँ, कि जी क्योंकि एफआईआर में डिले है तो इसलिए मेलाफैटी है, क्योंकि पोस्टमार्टम में डिले है, मेलाफैटी है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पे या उससे भी ज़्यादा हॉस्पिटल से वो बॉडी है, उसको लाते 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 टाइम तो लगेगा ना। ट्रैक्टर हुँ। ट्राली पे रख के लाएंगे या किसी और सही। सवारी पे लाएंगे, तो ठीक। फिर ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं कानून में भी, और जिनको होना चाहिए जी। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने बताया कि जो सरदार साहब थे, सरदार अहमद और बुरहान साहब, वो बताया गया इस केस के अंदर कि वो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो ग़ालिबन कहीं हैदराबाद में थे। तो आपको क्या लगता है, क्या इस भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है या झूठ बताया गया है इसके ऊपर? नहीं देखें, अब मैंने क्योंकि फाइल नहीं देखी, लेकिन भुट्टो भी तो मौके पे मौजूद नहीं था ना, उसे तो फांसी दे दी गई थी। भुट्टो पे 109 में फांसी चढ़ा था ना, उसने किया तो नहीं था, किया भुट्टो नहीं मौके था। पे तो जाके उसने नहीं मारा था। उसके खिलाफ एक बंदा वादा माफ बन गया, उसी की फोर्स का, एफएसएफ का। तो ये भी तो इनके, क्योंकि वो लोग हैं, इनके खिलाफ तो गवाही किसी ने देनी थी।
इसको करना ये चाहिए था कि मोबाइल फोन जदीद दौर है ना, अब लोकेशन हम ट्रेस सिर्फ हो ऑरल जाती हैं। एविडेंस पे हम लोग एतबार कर रहे हैं, ज़बानी एविडेंस पे। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। आप लोकेशंस लें, आप उनके राब्ते देखें, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ राब्ते फ़ोन हैं, कॉल्स पिछले का 2-3 दिन के आप उनकी फ़ोन कॉल्स देखते, इनका आपस में क्या राब्ता रहा, कितनी देर गुफ्तगू हुई। अब तो बिल्कुल। जदीद दौर है, अब तो हाँ। उनकी जियो फेंसिंग करा लें, आप वैसे निकलवा लें, आप सीडीआर निकलवाएँ, लोकेशन निकलवाएँ, सेल आईडी निकलवाएँ, हुँ। तो वो तो किसी ने किया नहीं। मिसल पे कुछ है नहीं ऐसा। तो सर अभी तक जो जज साहब ने जो भी दिया है फाइनल अपना वर्डिक्ट, उसके ऊपर क्या बताया गया? जो लोग वहाँ पे मरे हैं उनको आखिरकार किसी ने तो मारा है ना? अगर जिनके बारे में एक्यूज किया गया, अगर वो लोग भी बरी हो गए हैं, तो हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस केस? किसने मारा उन लोगों को? क्या देखें, ये कुछ क्लियर ये कर तो फिर सके? नहीं, जज साहब ने तो कहीं नहीं लिखा ना उनको किसी ने मारा। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जो तो फिर बंदे कौन लोग जो थे जिन्होंने अब ये मारा? पुलिस का काम है ना, जज जुडिशरी अदालत का काम नहीं होता कि अदालत बताया कि जी के पुलिस जो फाइल लेके जज के सामने रखेगी, तो हुँ। जज ने तो उस पे फैसला करना है। अब उसमें भी डंडियां मारी गई या कुछ ऐसा किया गया, वो अलग बात है। हो सकता है इसमें सजा हो सकती हो, जज बेहतर जानता है, या नहीं हो सकती, जज बेहतर जानता है। हमने तो उसका फैसला पढ़ा, हुँ। जो उसने लिखा हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ और नहीं, अपनी तरफ से तो हमने कुछ नहीं किया ना। बिल्कुल। को जज साहब ने ये कहा, ये फैसला है, हमने उसी को पढ़ रहे हैं जी। हुँ। अब अगर इसमें से या तो वो पुलिस लिखती कि जी ये गुलाम कादिर है, उसने मारा जो मर गया मौके यही पे, तो। कि उसने मारा था इन तीनों को जी, उसका ब्रेस्ट लगा। हुँ। अब यहाँ बड़ी अजीब ये हमारे यहाँ एक रिवाज भी है, मैं इस आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि मुकदमात में अगर 6 मुल्ज़मान हमने नामज़द किए हैं, तो एक मरने वाले पे हमने 6 के हाथों फायर दिखाना है कि फ़लाँ ने कलाशन का फायर किया जो उसके मुंह पर लगा, फ़लाँ ने बंदूक 12 बोर का फायर किया जो पेट पर लगा, फ़लाँ ने डंडा मारा जो कि उसके कंधे पर लगा। हालांकि होता ये है कि सेकंड्स की गेम होती है, ओह! विद इन 5 सेकंड फैसला हो जाता है। इससे भी कम में फायरिंग जब होती है या ब्रस्ट लगता है, तो किसको कोई पता लगता है कि फलां की गोली फलां को लग रही है। हुँ। ये तो वैसे भी बंदा पागल लगता है कि जी कहें कि फलां ने फायर किया, उसकी गोली यूं लगी। ये फिल्म तो नहीं है ना कि गोली आ रही है, नजर आ रही है, उसको हीरो पकड़ के यूं फेंक देता है। हुँ। वो वाला तो सिस्टम नहीं नहीं, है बिल्कुल ना। सही कह रहे हैं। तो जिसने फायरिंग होती देखी है, मैंने बहुत करीब से फायरिंग होती देखी, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। हुँ। तो इसलिए ये सारी बातें अदालत पे डाल देना, इसमें पुलिस का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। हाँ। मैं ये समझता हूँ पुलिस का अदालत से ज़्यादा हाथ है। मैं एक और केस के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि 2 इन्फ्लुएंसर्स सेनोरिटा और आयशा नाम की एक इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर है। उनके ऊपर एक केस आया है जिसके अंदर बताया गया कि उनके ऊपर बुलाकर रेप किया गया है। उस केस को अगर आपने देखा है तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई प्लान कर एक्यूज़ किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक़्त बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई है। वो जो एक्यूज़्ड हैं वो कह रहे हैं कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा नाम मिसयूज़ किया जा रहा है। ये कोई एक और गैंग है जो कि इस केस को इस तरह से पोर्ट्रे कर इन लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो मैंने देखा है, सब सोशल मीडिया पे हैं तो बंदा देखता रहता है, कोई ना कोई बिल्कुल। सामने आ जाती हैं। हुँ। तो कुछ वकला हैं हमारे, वो बड़े चीख रहे थे कि जनाब बड़ी ज्यादती हो गई। हाँ तो जी, पहले तो वो जो सेनोरेटा हैं और एक उनके साथ हैं वो आयशा। बच्चियां होती थी आयशा, वो बेहुदा किस्म के उनकी हरकत हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि वो आपके सामने कहीं ना कहीं आ जाता है। शुरू में उनकी हालत बड़ी गुर्बत गरीब हुआ करते थे, किसी हॉस्टल के एक फजूल से कमरे में रह रही थी, और अब वो बड़ी उनकी हुँ। लाइफ है, और उनके ड्रेसेस और उनके जो आउटफिट हुँ। हैं आप देख लें, कहाँ से पैसे आते हैं, क्या बिल्कुल। होते हैं, ये सबको पता है। उनकी एक और भी वीडियो मशहूर हुई थी जिस पे बड़े फिर मीम्स बनी, जब उन्होंने किसी के पैसे खाए और उस बंदे ने फिर पैसे वसूल करने के लिए उनको कॉल की, तो फिर अच्छा। उन्होंने रो के एक वीडियो बनाई थी, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी, नहीं सर, मेरी नज़र कि से नहीं वो गुज़री। उसमें बड़ी मीम्स बनी थी, अच्छा। और गाने बाकायदा बनाए गए थे कि जी अच्छा। मैं कितों दें पैसे, मैं ते हुण कि नहीं दे सकती, मैं ते थोड़े थोड़े करके लै सन ते इकट्ठे, वो इस पर बड़ा मीम्स बनी थी। हाँ। तो ये वो बच्चियां हैं, 2-3 हैं, वो लगी रहती हैं आपस में, लेकिन फिर टिकटॉक पे लाइव भी आती हैं। ओके।
ये उनका नाम फिर बदनाम कर दिया गया कि वो गई हैं और उन्होंने जाके ये किसी के साथ उनके साथ ज्यादती हुई है। ठीक है। तो बाद में क्लियर हो गया, डिफरेंट जो हमारे हैं यूट्यूबर हैं या एंकर्स हैं, उन्होंने कहा जो इस पे बात करते हैं, मैं तो कम ही नहीं, करता उनका हूँ, खुद बयान सामने आ इनको गया। फिर उनका भी आ गया कि हम वो नहीं है, हम तो किसी और जगह गए हुए थे। लेकिन वो कुछ और खवातीन हैं, अब नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उन्होंने को प्लान किया माहिनूर करके एक किसी नाम बताया माहिनूर जा रहा है। किसी को फंसाने का। और ये तो बहुत ट्रेंड है आजकल, आप देखें कि सोशल मीडिया और इसी तरह कॉल आएगी, कोई लड़की कॉल कर रही होगी, फिर आपको वो व्हाट्सएप पे लाएंगे या आपको लाएंगे उस पे वीडियो कॉल पे, और न्यूड आके सामने इस टाइप की हरकत करके बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। एक तरीका ये भी है कि जी आप पुलिस के ज़रिए मैनेज होता है, पुलिस भी साथ मिली होती है, ओके। और आपने वो लड़कियां जाती हैं और उनके साथ बैठ के जो भी करना है हनी ट्रैप करके, जिसे कहते हैं। हनी ट्रैप करके निकलती हैं, तो फिर 15 पे कॉल कर देती हैं अच्छा, कि जी हमारे साथ जाती हो गई। पैसे लेने के लिए और ब्लैकमेलिंग का वो धंधा। जो वकील साहब है, मैं देख रहा था, मैंने थोड़ा सा उसका क्लिप देखा, अच्छा। जो कि उनकी जो उसमें है मुलजिम है, उनका वकील है, तो वो कह रहा थी कि पुलिस वहां मौजूद थी, यानी पुलिस वहां पहले पे मौजूद थी, 15 पे कॉल भी नहीं हुई। हाँ, तो वो इसका खबर भी मतलब है सामने कि आ रही है। कुछ ट्रैप ऐसा था, हनी ट्रैप ही था, कि जी वहाँ वहीं पे हो जाना था जी, उनको बुला के। बाज़ औक़ात तो पुलिस बाकायदा छापा भी मारती है, ऐसे हालात में अचानक छापा मार दिया, और फिर वहीं पैसे पे थाशा पुलिस वाले इस पे डिसमिस भी हुए हैं, सीनियर्स ने डिसमिस किया है अच्छा, कि जी ऐसे वो पर्सनल फेवर्स ग्रुप्स देते मिले हैं। होते हैं लड़कियों औरतों के साथ, औरतें पहले इसी तरह कॉल पे फंसाएंगी, फिर जाएंगी, फिर फिजिकल रिलेशन होगा, और जब सब कुछ हो रहा होता है तो फिर पुलिस रेड करती है। कोई हमारे वकील साहब भी उसमें शामिल होते हैं, तो फिर वो वहीं मुर्गी मोटी है, तो फिर उसी से पैसे वैसे लेके अपनी जो वहीं सेटल हो जाता है, पर्चा नहीं होता। अब यहाँ पर्चा हो गया और एक उनको बदनाम कर दिया गया, हाइप किसको मिल गई, वो सेनोरिटा और आयशा वगैरह को वो हाइप मिल गई टिकटॉकर्स जो हैं। उसमें जी। कि जी वो थी। हम्म। अब जाहिर है जब वो थी, उनका नाम आया, तो वो तो मशहूर हैं, तो सब लोगों ने देखना शुरू कर कि दिया, कौन क्या है, है, इनके साथ कौन क्या है, क्या हुआ है। हुआ है। लेकिन असल में वो नहीं थी, असल कुछ में वो और नहीं थी। लड़कियां थी, हम्म। और उनसे दोस्ती थी उनकी, और इकट्ठे पार्टी वार्टियां भी करते थे। अच्छा। और उनकी एक ऑडियो भी फिर मैंने सुनी कि उसमें वो कह रही हैं कि जी फलां जगह पे हमने आना है, तो वहाँ शीशा पियेंगे, हम इकट्ठे होंगे, तो कुछ ऐसा ही सीन था। तो ये बदकिस्मती है हमारी, हमारा माशरा जिस तरफ चल पड़ा है, और हमने आइडियल बना लिया, टिकटॉकर्स को हमने आइडियल बना लिया, उन लोगों को सही कह रहे हैं। जिनकी आदतें ख़राब हैं और जो इजी पैसा कमाने के शौकीन हैं, कि वो जिस तरीके से भी आए। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, वो आप हनी ट्रैप के लिए ज़रिए कमा लें, और ख़ास तौर पे जो बाहर से आई हुई बच्चियां हैं जो यहाँ हॉस्टल्स में रहती हैं, और फिर वो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, वो देखती हैं आउटफिट लोगों के, देखती हैं ब्रांड्स हैं, उसके कपड़े पहनने हैं, आपने पर्स भी वही उठाना है, गाड़ी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब ये दौड़ में आएंगी तो फिर वो अपनी इज्जत भी खो देती हैं, और उसके साथ साथ वो फिर जराइम की दुनिया में भी दाखिल हो जाती अच्छा सर, कमिंग बैक टू उम्र रुबाब केस, फाइनल मैंने आपसे ये पूछना है, जो अभी तक फैसला आया उसके ऊपर आपको क्या लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं लगता, बाइस्ड है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? बीइंग एन एडवोकेट आप क्या समझते हैं? है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी इसमें लगता है कि उनको जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने टच नहीं किया, और उनको टच करना चाहिए था। और उस पर अगर वो प्रॉपरली न्यूट्रल सोच के साथ वो करते तो शायद उनका झुकाव मुद्दई की तरफ होता, और किसी न किसी को सज़ा तो वो देते। अगर उन्होंने बुरहान और सरदार को इसमें छोड़ना था तो छोड़ देते, लेकिन जो बाकी बाकी हैं, जो मारने वाले हैं, जो मौके उनको पे तो ज़रूर मौजूद हैं, देनी चाहिए थी जिनकी सज़ा। मौजूदगी पे उनके फायर तो लगे हैं ना, तो उनको भी आपने बरी उनको कर भी बरी दिया, कर आपने दिया। सबको माफ़ कर दिया। तो यहाँ फिर लगता है कि जी जज साहब कहीं ना कहीं वो, अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है कि जज साहब ने सबको बरी कर दिया। हाई कोर्ट में, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो अदालतें होती हैं जो ट्रायल उनमें नहीं देखा जाता, वो ये देखती हैं कि कहाँ कहाँ कानूनी गलतियाँ हुई हैं। ठीक। वो आइनी कोर्ट्स हैं बेसिकली। तो इसमें मेरे ख्याल बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसमें ये फैसला शायद सरदार खान और बुरहान की हद तक ना हो, लेकिन बाकी लोगों को इस पे सज़ा ज़रूर होनी चाहिए और होगी।
आई थिंक जी। ठीक है, मतलब कि उम्र रुबाब के पास अभी भी चांस है अभी चांस है। 109 में शायद सजा ना हो, ठीक क्योंकि उसमें कोई सॉलिड इतनी एविडेंस नहीं होगी। ज़ाहिर है जो अच्छा जुर्म करता है या करवाता है हम्म वो निशान नहीं छोड़ता, नहीं ऐसा छोड़ता बड़ी सफाई के साथ उन्होंने करवाया। तो मेरे ख्याल में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के हाथ में हम्म कैमरा है, तो अब सरदार भी मोहतात हो गए हैं ना जी, ये बड़े वडेरे मोहतात हो गए हैं। पहले तो ये खड़े होके करवाया करते थे ना, वहीं खड़े होके जूते मरवाने हैं, लेकिन खुद सर खड़े फिर भी होके हमने बंदा देखा है मरवाना कि है। सोशल मीडिया पर ये इतना हाइप मिली, उमर रुबाब के साथ इतने लोग थे, ये केस इतने अरसे से चल रहा है, जर्नलिस्ट और तमाम लोग उसके साथ थे उमर रुबाब के, लेकिन फिर भी जो हमने फैसला देखा 8 साल के बाद वो उसके अगेंस्ट ही आया है, उन लोगों को बरी कर दिया गया। तो देखिए सोशल इन्फ्लुएंस मीडिया, इसमें कोई शक नहीं, सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन उस हद तक है जहाँ कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी अपनी नौकरियां दांव पे हों तो सोशल मीडिया कौन, उन्हीं लोगों ने तो उन्हें बचाना है ना। अब जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया की तपिश फील करते हैं वही तो करवा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया बेचारे ने क्या करना है। तो फिर मतलब कि सोशल मीडिया की पावर जो है वो बस आम लोगों की हद हाँ तक है, इन्फ्लुएंशियल लोगों बस को वो, कोई मैटर नहीं नहीं करता। नहीं नहीं, किसी को वो एक हद तक ही होती है। कुछ केसेस में हुआ है, जो बेचारे माठे थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे लोग नहीं थे, तो उनको सजाएं हुई हैं। फैसलाबाद में हुआ है, एक केस में सज़ा हुआ है। एक बंदा शेख साहब जो हैं, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक बच्ची को उन्होंने वो जूता चटवाया था फैसलाबाद में, उसका भी बिल्कुल फैसला हुआ और वो सज़ा हुए हैं सारे जी। सही है। हालांकि वो बंदा खासा अच्छा खासा स्ट्रांग बंदा है जी, अच्छा पैसे वाला है, अच्छा लेकिन शायद ईवान के इक़्तिदारों हैवान में जो राहदारियां हैं ईवान की, उसमें नहीं उसका होगा। अगर होता तो वो भी बच जाता। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वेलकम सर, जी, आपने बहुत वेलकम जी। अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले ऑडियंस ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।